Hello and welcome to Notebook IS. My name is Mansi. Today is 22nd August and we are here to discuss some current news from The Hindu. न्यूज़ डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ बतानी थी कि अगले आने वाले संडे में जो है हमारा यूपीपीसीएस का एक और टेस्ट होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है नोटबुक आईएएस जो है वो फ्री टेस्ट सीरीज़ कराता है। पिछला बीपीएससी का टेस्ट कुछ रीजंस की वजह से नहीं करा पाए थे, बट आने वाला टेस्ट जो है अभी इस संडे जो आएगा वो आप ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा। टाइमिंग आपको पता है 12 से 2 की टाइमिंग है, ठीक है। लोकेशन आपको अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। तो आज की न्यूज़ पे आते हैं। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ हाईलाइटेड है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सेंटर प्लान्स टू टेक कास्ट काउंट ड्यूरिंग सेंसस, ठीक है। सेंटर जो है कास्ट सेंसस के ऊपर फोकस कर रहा है, प्लान कर रहा है कि कास्ट सेंसस भी किया जाए, ठीक है। इसके बारे में आगे आने वाले स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे अच्छे से। 17 वर्कर्स किल्ड एज फायर ब्रेक्स आउट आफ्टर रिएक्टर ब्लास्ट एट आंध्र प्रदेश फार्मा प्लांट, ठीक है। एक फार्मा प्लांट, आंध्र प्रदेश के फार्मा प्लांट में जो है वो रिएक्टर ब्लास्ट के बाद 7 जो है वो डेथ हुई है और 33 इंजर्ड हुए हैं। और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सिद्धार्थ महा सीक्स सेंटर्स अप्रूवल टू इंक्रीज हाइट ऑफ अलमती डैम टू मीट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अलमती डैम जो है, ठीक है, उसकी हाइट जो है, उसकी जो हाइट है वो बढ़ाने के लिए जो है वो सिद्धार्थ महा ने जो है वो सेंटर के पास एप्लीकेशन दिया है। क्यों वो हाइट बढ़ानी है, कितनी से कितनी बढ़ानी है, वो हम आगे इस आर्टिकल में देखेंगे। राजनाथ टू गो टू यूएस एज मेगा डिफेंस डील्स नियर क्लोजर, ठीक है। एक मेगा डिफेंस डील जो है वो पास आ रही है, तो इस वजह से राजनाथ जी है जो है राजनाथ वो यूएस जाएंगे एक मर्ज के लिए, एक मेगा डिफेंस डील के लिए। पढ़ेंगे आगे क्या मेगा डिफेंस डील है वो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मेक्स सीओ मोटो मूव टू रिफॉर्म एडवोकेट बॉडीज़, ठीक है। एडवोकेट्स के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक सीओ मोटो रिफॉर्म लाया है। सीओ मोटो रिफॉर्म होता क्या है, ठीक है, क्यों, कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो सीओ मोटो जो है हाथ में ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, वो हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। दलित ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट सब कोटा डिसीजन, ठीक है। अब जो दलित्स ट्राइबल्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो सब कोटा डिवीज़न के ऊपर का जो डिसीजन है उसके ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है, सब कोटा डिवीज़न क्या है, वो हम आगे इस आर्टिकल में अच्छे से पढ़ेंगे। ICAR पेन स्टेट टीम मेक्स अ टूल स्मॉल इनफ टू एडिट प्लांट जीनोम, ठीक है। प्लांट जीनोम एडिट करने के लिए, उसे स्टडी करने के लिए एक टूल बनाया गया है, स्मॉल टूल बनाया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में इस आर्टिकल में पढ़ेंगे हम अच्छे से। क्या टूल है वो, कैसे जीनोम एडिट किया जाएगा, ठीक है। वोट पुट्स यूक्रेन अ स्टेप क्लोजर टू आईसीसी मेंबरशिप। यूक्रेन को जो है आईसीसी मेंबरशिप, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मेंबरशिप के लिए जो यूक्रेन है उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। क्यों दिया है, क्या रीज़न है, उसका आगे इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। आईसीसी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, कब एस्टैब्लिश हुआ था, उसके बारे में भी इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। एनएससी क्लाइंट रेफरल डिक्टैक्स स्पूक ब्रोकर्स, ठीक है। अब एनएससी के बारे में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में न्यूज़ आई है। क्या है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स के लिए एक रिफॉर्म लाया गया है। क्या है वो रिफॉर्म, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे मार्केट पे वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल डिस्कशन करते हैं, उसके पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस हमने कल ये क्वेश्चन मैंने जो कल के जो टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके लिए क्वेश्चंस तैयार किए थे, वो आपको उसके कमेंट सेक्शन में आंसर बताने थे, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, डिस्कशन देख लेते हैं इसका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिक्स के लिए, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है 5 कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए ये स्टेटमेंट जो है कंसिडर करने हैं, बताना है इसमें से कौन से ट्रू है। ब्रिक्स इज़ एन एक्रोनियम फॉर अ ग्रुप ऑफ 5 मेजर एमर्जिंग इकोनॉमीज, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दिस इज़ ट्रू, ठीक है। ब्रिक्स आपको दिख ही रहा है, ये ब्रिक्स जो है पहले ब्राज़ील, रशिया,
इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले सिर्फ ये ब्रिक था, अब 2010 के बाद जो है वो एस भी ऐड हो गया है, साउथ अफ्रीका भी एक मेंबर हो गया है इसका। कल हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है इसके बारे में, अगर जानना चाहते हैं किस टॉपिक से रिलेटेड है ये सब कुछ तो आप कल की वीडियो में देख सकते हैं। द ब्रिक्स कंट्रीज कलेक्टिवली रिप्रेजेंट ओवर 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। BRICS New Development Bank was established to support public and private projects through loans, guarantees and other financial instruments। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया चाइना जापान 2+2 डायलॉग। ठीक है, अब कल हमने इंडिया जापान 2+2 डायलॉग के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्या है वो अगर आपको जानना है तो कल की वीडियो में देख सकते हो। डिटेल डिस्कशन उसका हुआ है, कौन से एग्रीमेंट साइन होंगे उसके लिए, क्यों होता है ये, क्या इसमें क्या डिस्कशंस होते हैं इस डायलॉग में, वो सब कुछ कल की वीडियो में बताया है मैंने। ठीक है, द इंडिया चाइना 2+2 डायलॉग इन्वॉल्व्स फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज। येस, this is true. The first India Japan 2+2 ministerial dialogue was held in Tokyo. Yes, this is also true. The India Japan 2+2 dialogue is a strategic mechanism aimed to enhance defense security cooperation between two countries. Yes, this is also true. तो सही हो जाता है D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर फॉलोइंग पेज। अब इसमें से बताना है आपको कि ये मीटिंग्स है। ठीक है, मीटिंग्स या डायलॉग्स है, ये कौन से मेंबर, इसमें जो है वो कौन से मेंबर कंट्री शामिल है वो बताना है। अब इंडिया जापान 2+2 डायलॉग अभी देखा हमने, इंडिया और जापान है तो ये करेक्ट है। ठीक है, क्वाड डायलॉग इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया USA। ठीक है, ये भी करेक्ट है। मलबार एक्सरसाइज इंडिया जापान USA ऑस्ट्रेलिया, पहले इतना ही था, इंडिया जापान USA ही था। अभी रिसेंट ईयर्स में जो है ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है इन एक्सरसाइज में। ठीक है, ये सही है, तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अभी आर्टिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, आज के हमारे जो डिटेल डिस्कशन के जो हाईलाइटेड टॉपिक्स है वो हम देख लेते हैं, उनका डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल क्या है? सेंटर प्लान्स टू टेक कास्ट काउंट ड्यूरिंग सेंसस। ठीक है, सेंटर ने जो है एक कास्ट कॉलम जो है वो एस्टैब्लिश करने के लिए जो है बोला गया है। ठीक है, उससे क्या होगा, कास्ट सेंसस जो है वो डिटेक्ट होगी। कास्ट सेंसस 2011 में भी कैरी आउट करने की कोशिश करी गई थी। अगले जो सेंसस होने वाले हैं उसमें भी एक कॉलम एस्टैब्लिश किया जाएगा जिसमें कास्ट सेंसस रिकॉर्ड करी जाएंगी। ठीक है, in 2011 the Congress led United Progress Alliance UPA conducted first ever caste count separate from census exercise, but the findings were never made public। ठीक है, 2011 में भी एक सेंसस जो है वो कंडक्ट किया गया था, बट फाइंडिंग्स जो है वो पब्लिक नहीं की गई थी, वो प्राइवेट ही थी। किसी को जो सेंसस का डेटा है वो नहीं पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इस बार क्या होगा कि जो सेंसस होगा उसका जो डेटा होगा वो भी पब्लिक किया जाएगा, वो कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन सबको दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 17 वर्कर्स किल्ड एज फायर ब्रेक्स आउट आफ्टर रिएक्टर ब्लास्ट एट आंध्र प्रदेश फार्मा प्लांट। आंध्र प्रदेश के फार्मा प्लांट में एक रिएक्टर ब्लास्ट में 13 लोगों की डेथ हो गई है और 33 जो है 17 लोगों की डेथ हो गई है और 33 जो है वो इंजर्ड है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, कहाँ हुआ है ये ब्लास्ट, अच्छे से पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी कंसर्न्स। ठीक है, ब्लास्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। The incident highlights significant safety lapses in industrial operations, especially in hazardous sectors like pharmaceuticals, emphasizing the need for strict adherence to safety protocols and regular inspection। ठीक है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और रेगुलर इंस्पेक्शन को जो है वो बताया गया है कि अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और रेगुलर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। फॉलो होना चाहिए हर जगह पे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में और
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में होना चाहिए ये सारी चीज़ें, रिएक्टर ब्लास्ट नहीं होंगे, बर्न्स वगैरह जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। ये जो ब्लास्ट हुआ है वो लंच टाइम के वक्त हुआ है, ठीक है, तो कम थे वहाँ पर लोग, जो 200 पीपल की तभी भी अकोमोडेशन थी, पर लंच टाइम के वक्त हुआ है, इस वजह से जो नंबर ऑफ डेथ्स है और इंजर्ड है वो कम है, ठीक है, लंच टाइम के वक्त देखा गया था ये। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू ऑर्डर्ड अ हाई लेवल इंक्वायरी into the incident, suggested using एयर एम्बुलेंस टू ट्रांसफ़र क्रिटिकली इंजर्ड वर्कर्स, ठीक है। गवर्नमेंट का इसमें क्या रिस्पॉन्स आया है, अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या लिया है इनके लिए, एक हेलीकॉप्टर बेस्ड जो है एयर बेस्ड एम्बुलेंस जो है वो प्रोवाइड करी जा रही है, कि जो इंजर्ड है उन्हें जो है वो वाया एयर जो है वो लेके जाएगा उनके हॉस्पिटल्स वगैरह में, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि जल्दी ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो, ठीक है। और एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी, कि हाई लेवल इंक्वायरी बिठाई जाएगी कि ये क्यों हुआ, क्या रीजंस थे इसके, ठीक है, क्यों क्या चीज़ें नहीं फॉलो करी गई, उसके अकॉर्डिंग जो है नॉर्म्स लाएंगे, रिफॉर्मेशंस लाएंगे इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में क्या होता है, इसमें ये सब नॉर्म्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना ये रिएक्टर ब्लास्ट वगैरह बहुत मतलब ऑब्जर्व किए जाते हैं। National impact. Both President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi expressed their condolences. Prime Minister announced an ex gratia of 2 lakh to the families of deceased and 50,000 to the injured, ठीक है। नरेंद्र मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख रुपीज़ टू दी जो जिनकी डेथ हो गई है उनके फैमिलीज़ को जो है वो 2 लाख रुपीज़ जो है वो दिए जाएंगे, और जो इंजर्ड है, ठीक है, जो इंजर्ड है उनको 50,000 दिए जाएंगे। ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एड है एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। सिद्धार्थ महम सीक्स सेंटर्स अप्रूवल टू इंक्रीज हाइट ऑफ अलमती डैम टू मीट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब अलमती डैम की जो हाइट है वो इंक्रीज़ करी जा रही है, क्यों इंक्रीज़ करी जा रही है वो हम आगे देखते हैं। The proposal involves negotiation with the neighboring states like Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, highlighting the complex nature of interest water disputes, cooperative federalism, environment and social impact. इसकी जो हाइट है ना, ठीक है, इसकी जो हाइट है, ये हाइट जो है वो 524 मीटर्स जो है वो इंक्रीज़ करी जाएगी। अभी इसकी हाइट कितनी है, प्रेजेंट हाइट है 519.6 मीटर्स, ठीक है, 519.6 मीटर्स इसकी हाइट है अभी। इसकी इंक्रीज़ क्यों करी जा रही है 524.25, ठीक है, 25 इतनी जो हाइट है वो इंक्रीज़ करी जाएगी। बेसिकली इसकी हाइट क्यों इंक्रीज़ करने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है, इसके जो कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, कृष्णा वाटर रिवर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल अलोकेटेड, कृष्णा वाटर रिवर डिस्प्यूट जो है उसका जो वाटर है वो अलोकेट करने के लिए, उसका जो वाटर है वो उसको स्टोरेज करने के लिए, उसके वाटर इरिगेशन के लिए जो है ये हाइट जो है वो बढ़ाई जा रही है डैम की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे। द प्रोजेक्ट कॉस्ट हैज़ एस्केलेटेड सिग्निफिकेंटली विद द स्टेट गवर्नमेंट estimating an expenditure of 80,000 crores, underscoring the financial challenge involving large scale infrastructure project, ठीक है। 80,000 crores जो है वो और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो है वो फाइनेंशियल एड लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा क्रक्स है इस टॉपिक का। राजनाथ टू गो टू US एज मेगा डिफेंस डील्स इज़ नियर, ठीक है। राजनाथ सिंह जो है कौन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, वो अगस्त 23 to 26 तक जो है वो US में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जो है
एक डील, डिफेंस डील, हाई एंड डिफेंस डील जो है वो साइन होने वाली है इंडिया और यूएस के बीच में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इस आर्टिकल के बारे में डिटेल में। क्या है? हाई प्रोफाइल विजिट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज सेट टू विजिट यूएस to finalize several key defense agreements, emphasizing the deepening strategies and defense ties between India and United States. Key defense deal कौन सी है अभी? The visit is likely to focus on conducting high-value defense deals, potentially including advanced fighter jet engines, drones, and other critical military hardware, as well as collaboration on technology transfer. ठीक है, अब इस डील में जो है, डील किससे रिलेटेड है? फाइटर जेट इंजन से रिलेटेड है। ठीक है, ड्रोन्स से रिलेटेड है और क्रिटिकल मिलिट्री हार्डवेयर से रिलेटेड है। इन चीज़ों की जो डील है वो साइन होने वाली है। इस वजह से जो है इसे हाई प्रोफाइल विजिट बोला जा रहा है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका? दिस डील significant for Indian defense modernization, boosting capabilities in critical areas such as air and maritime security. Air और maritime security में जो है इसका बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, एक बूस्ट दिखाई देगा। ये इस डील को साइन होने के बाद जो इक्विपमेंट्स या फिर जो इंजन्स नए जो है वो इंट्रोड्यूस होंगे इंडिया में, तो उससे क्या होगा? एक बूस्ट मिलेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी को और एयर बेस जो सिक्योरिटीज़ होती है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? द डिफेंस एग्रीमेंट्स आर पार्ट ऑफ ब्रॉडर इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक कॉरपोरेशन एम्ड टू काउंटर बैलेंस रीजनल threat, particularly in Indo-Pacific region where China's growing influence is shared concern. ठीक है, ये इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक कॉरपोरेशन जो है वो एम करता है काउंटर बैलेंस करने के लिए जो रीजनल थ्रेट है। ठीक है, इंडो पैसिफिक में जो रीजनल थ्रेट है जिसमें चाइना का इन्फ्लुएंस देखा जाता है, उसे जो है एम करता है। ठीक है, काउंटर बैलेंस करने के लिए एम करता है, काउंटर बैलेंस हो जाए ये। ठीक है, ये डिफेंस एग्रीमेंट जो है उसे एम करता है, ये जियोपॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट मेक्स सुयोमोटो मूव टू रिफॉर्म एडवोकेट्स बॉडीज़। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? ठीक है, ये आर्टिकल किसके बारे में है? ये आर्टिकल मैंने आज इसलिए डाला है कि इसमें सुयोमोटो का जो है वो इसमें बोला गया है। ठीक है, इसका नाम लिया गया है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये आर्टिकल ज़्यादातर लिया है। ये आर्टिकल बेसिकली क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को सजेशन दिए है बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के लिए। ठीक है, एडवोकेट्स के लिए कुछ सजेशंस दिए हैं। सुयोमोटो का बेसिक मतलब क्या होता है? कोई भी ऑनगोइंग या फिर कोई भी ऐसा कंट्री में कोई भी जो केस चल रहा है, ठीक है, जिसे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है बट वो पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट है और बट वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के में कंसिडर होता है, उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले लेगी। ठीक है, विदाउट एनी कंप्लेंट फाइल किए, विदाउट एनी मतलब कोर्ट का दरवाज़ा कोई खटखटाता नहीं है। जो ऑनगोइंग जो पीस है उसे अगर डिस्टर्ब होता है उस केस से, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे अपने हाथ में ले लेती है और उसकी जो भी हियरिंग्स वगैरह होती है वो सुनती है। अभी ये सुयोमोटो का एक और एग्जाम्पल अभी रिसेंटली देखा हमने, जो कोलकाता में जो केस हुआ था। ठीक है, कोलकाता में जो रेप और मर्डर केस हुआ था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये केस जो है वो अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सुयोमोटो केस के बारे में, सुयोमोटो रिफॉर्म के बारे में। सुयोमोटो रिफॉर्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 131 का पार्ट है। ठीक है, 131 आर्टिकल जो है वो एक्सप्लेन करता है सुयोमोटो के बारे में। Judicial activism. Suyomoto action allows courts, especially higher courts like Supreme Court and High Court. Supreme Court और High Court को ये अलाउ करता है कोई भी केस जो है to address issues of public interest or significant level concerns even if no one has brought a formal case before them. ठीक है, कोई भी formal case उनके सामने जो है वो नहीं लेके आता, फिर भी वो कोई भी चलता हुआ केस अपने हाथ में ले सकते हैं अगर वो ह्यूमन राइट वायलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कौन से एक्शंस केस इन इन्वॉल्विंग ह्यूमन राइट वायलेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, करप्शन एंड मेनी अदर deemed
रिक्वायर्ड फॉर अर्जेंट इंटरवेंशन, ठीक है, जो जिस केस में अर्जेंट इंटरवेंशन नीडेड हो, ठीक है, वो केस सियो मोटो के अंडर आता है और वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो अपने हाथ में केस ले लेती है। इम्पॉर्टेंस क्या है? सियो मोटो एक्शन आर क्रूशियल इन ensuring justice and accountability, especially in situations where affected parties may not have the means और अवेयरनेस टू अप्रोच द कोर्ट, ठीक है। सियो मोटो एक्शन क्यों लिया जाता है, ठीक है, जब जो विक्टिम्स होते हैं या जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती है उनको जब ये नॉलेज नहीं होता है कि इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का दरवाज़ा हम खटखटा सकते हैं, प्रॉपर कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी कर सकते हैं, जब उन्हें ये नहीं पता होता या उनके इंटरेस्ट में नहीं होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों हायर लेवल के कोर्ट्स क्या करते हैं, ऐसे कोई मामला जो है जिसमें अर्जेंट इंटरवेंशन जो नीडेड है उसे अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने हक से फैसला सुनाते हैं उसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। दलित ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट्स सब कोटा डिसीजन। अब थोड़े दिनों पहले क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन जो है वो टेबल किया था। क्या डिसीजन था वो कि जैसे केशव भारती केस हुआ था उसमें ओबीसी को जो है वो 27% जो है वो रिजर्वेशन देने के लिए जो ओबीसी को जो है वो बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस में और क्लासिफाई करने की जो है वो कोशिश की थी, और क्रिमिलियर का जो कंसेप्ट है वो भी इस्टेब्लिश हुआ था उसमें, ठीक है। तो उसी को देखते ही उसी के प्रिंसिपल्स को देख के जो है एक और ऑर्डिनेंस या फिर एक और चेंज लाने की कोशिश करी गई, जिसमें बताया गया कि एससीज और एसटीज में भी सब कोटा डिवीज़न होना चाहिए, ठीक है, सब कोटा डिवीज़न होना चाहिए इसमें भी, ताकि जो जेन्युइन जिनको चाहिए रिजर्वेशन, जिनको जो ज़रूरत है रिजर्वेशन की, उन तक रिजर्वेशन के बेनिफिट्स पहुँचे। इस वजह से जो है ये जो सब डिवीज़न है वो जो बिल है वो टेबल करने की कोशिश करी गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इससे मना कर दिया, ठीक है। इस बिल को जो है सेंटर ने जो है इस बिल को बिल बनने से पहले मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो उस डिसीजन की वजह से जो है दलित्स और ट्राइबल्स जो है, ठीक है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सब कोटा डिवीज़न के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें प्रोटेस्ट में क्या देखा गया कि 21 अगस्त को जो है वो महाराष्ट्र पूरा भारत जो है वो बंद देखा गया, ठीक है, भारत बंद की जो है वो घोषणा कर दी गई थी, वो देखा गया था इन प्रोटेस्ट विथ सुप्रीम कोर्ट सब कोटा डिसीजन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सब कोटा डिसीजन के ऊपर ये प्रोटेस्ट देखा गया, ठीक है। और भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेस्टर्स फियर रूलिंग कुड डाइल्यूट द रिजर्वेशन बेनिफिट्स, ठीक है, प्रोटेस्टर्स को ये लग रहा है कि जो दलित्स और आदिवासीज़ है, ठीक है, उनको प्रोटेस्ट करने के बाद जो है वो रिजर्वेशन मिल जाएगा, इस वजह से वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं प्रोटेस्ट वगैरह में। 21 अगस्त को जो है वो भारत बंद देखा गया था इसी चीज़ से रिलेटेड। अब इसमें रिस्पॉन्स और इम्प्लीकेशंस क्या थे? द रूलिंग हैज़ स्पार्क्ड significant political and social debates with concerns of its impact on reservation system. The protests highlight deep-seated anxieties within SC/ST communities and are expected to lead further political and legal challenges in coming weeks, ठीक है। और पॉलिटिकल और लीगल चैलेंजेस जो है वो आने वाले हैं अगले आने वाली वीक्स में, तो उसे लीड करने के लिए जो है चैलेंजेस देखने मिलेंगे हमें। अगला आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या बताया है, ICAR पेन स्टेट टीम मेक्स अ टूल स्मॉल इनफ टू एडिक्ट प्लांट जीनोम। अब प्लांट जीनोम को एडिट करने के लिए जो है एक टूल बनाया गया है, ठीक है, उसे टूल से क्या होगा, प्लांट जीनोम को जो है वो एडिट किया जाएगा। क्या है आर्टिकल देख लेते हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च and Penn State University have developed a groundbreaking tool
small enough to edit plant genome. This tool is likely a significant advancement in field of genetic engineering, specifically for agriculture applications. ठीक है, जीनोम एडिटिंग जो है, प्लांट जीनोम एडिटिंग जो है एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, एग्रीकल्चर में जो है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ये दोनों चीज़ों में इंपॉर्टेंट होगा. टूल के फीचर्स देख लेते हैं क्या है. द न्यू जीनोम एडिटिंग टूल could offer precision at micro scale, making it possible to target specific gene without plants for modification. This is particularly relevant for improving crop yield, resistance to pest एंड क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी. ठीक है, ये जो टूल है, ठीक है, जो टूल बनाया गया है जीनोम एडिटिंग का, जीनोम एडिटिंग से क्या होगा कि जीनोम एडिटिंग से क्रॉप यील्ड जो है उसे इम्प्रूव करा जाएगा. दूसरा, जो चेंजिंग क्लाइमेट है उसके लिए एडप्टेशन होगा. चेंजिंग क्लाइमेट का जो एडप्टेशन है वो क्रॉप्स में जो है हम डाल सकते हैं. और दूसरा क्या हो, तीसरा क्या होगा, पेस्ट के लिए जो रेजिस्टेंस है वो भी होगा. ठीक है, अगर एक्सेस पेस्ट अगर हम स्प्रे कर देते हैं कोई भी क्रॉप के ऊपर तो वो डैमेज हो जाता है, तो वो मर जाता है प्लांट या क्रॉप. तो जीन एडिटिंग से क्या होगा कि जो मरने वाले प्लांट्स है उन, मतलब जीनोम एडिटिंग से क्या होगा कि वो जो मतलब जो नहीं ले पाते ज़्यादा हैवी पेस्ट को जो है उसे एडिट करके, उनका जीनोम एडिट करके जो है वो ज़्यादा यील्ड दे सकता है. Agricultural impact, such advancements could lead to development of more resilient crop varieties. ठीक है, और अच्छी resilient crop varieties जो है वो और प्रोड्यूस हो सकती है ऐसे जीनोम एडिटिंग से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं. वोट पुट्स यूक्रेन अ स्टेप क्लोजर टू ICC मेंबरशिप. अब ICC मेंबरशिप है क्या, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, पूरा देख लेते हैं क्या मामला है. पहले ICC देख लेते हैं. ICC ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. एस्टैब्लिशमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क फाउंडेड. द ICC वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रोम statute which was adopted on July 17, 1998, enforced on July 1st, 2002. ये याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1998 में एस्टैब्लिश हुआ था 17 जुलाई को, और जो फोर्स में कब आया था, 1 जुलाई 2002 को. लीगल फाउंडेशन क्या है, द रोम स्टैट्यूट सर्व्स ट्रिटी दैट एस्टैब्लिश्ड ICC एंड आउटलाइंस इट्स फंक्शंस, jurisdiction and structure. As of now 123 countries are state parties of Rome Statute. ठीक है, 123 countries जो है, अभी तक के 123 countries जो है वो मेंबर कंट्रीज़ हैं. इनके jurisdiction देख लेते हैं. क्राइम कवर्ड. अब इसमें कौन से क्राइम्स कवर होते हैं. ठीक है, कौन से क्राइम्स जो है, ये एक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो एक इंटरनेशनल वो क्रिमिनल केसेस पे जो है वो लुक इनटू करता है इंटरनेशनल इंटरेस्ट में. ठीक है, तो उसमें जो जुरिस्डिक्शन के अंडर क्या क्या आता है उनके, वो देखते हैं. कौन से केसेस वो सुनते हैं, कौन से केसेस में उनका इंटरेस्ट जो है वो दिखता है. जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. जीनोसाइड क्या होता है, acts committed with the intent to destroy in a whole or a part in nations, ethnic, racial or religion. कोई भी एक पार्ट को पूरे, ठीक है, इंटेंट टू डिस्ट्रॉय अ होल. ठीक है, एक पूरे कोई पार्ट को या फिर एक पूरे कोई कम्युनिटी को कह सकते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाए. ठीक है, उसका इंटेंट और उसका इंटेंशन अगर ये हो, नेशनल, एथनिक और रेशियल उसका इंटेंशन हो ख़त्म करने का, डिस्ट्रॉय करने का, तो इसे जीनोसाइड बोला जाता है. ठीक है. क्रिमिनल क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उसे भी सुना जाता है इन कोर्ट में. वॉर क्राइम्स, अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है. ठीक है, वॉर लाइक सिचुएशन में जैसे पैलेस्टाइन और गाज़ा की सिचुएशन देख सकते हैं. ठीक है, या फिर और भी थोड़े हुए थे उसकी चीज़ें, यूक्रेन रशिया का देख सकते हैं. ठीक है, यूक्रेन रशिया का इसमें आएगा आगे.
ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस जब हो जाती है तब उसमें लिए गए जो डिसीजंस हो जाते हैं कभी कभी, जैसे डिसीजन कभी कभी मतलब ले लेते हैं जिससे ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत लॉस होती है। तो ऐसे जो केसेस होते हैं वो भी सुनते हैं ये क्राइम ऑफ अग्रेशन, the planning, initiative or execution of an act of aggression which constitute a manifestation of violation of the charter of United Nation। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, यूनाइटेड नेशन का जो वायलेशन के लिए जो चार्टर है, अगर उसके उसमें कुछ उसमें जो लिस्टेड चीज़ें हैं उससे अगर कुछ की जाए, एक्ट ऑफ एग्रेशन विच कॉन्स्टिट्यूट मैनिफेस्टो ऑफ वायलेशन। ठीक है, जो मैनिफेस्टो ऑफ वायलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है उसकी प्लानिंग, इनिशिएशन और एग्जीक्यूशन। ठीक है, कोई भी एक्ट जिसकी अगर प्लानिंग की जाती है, जिसमें जो मैनिफेस्टो है, ठीक है, चार्टर, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें वायलेंस के मैनिफेस्टो में अगर वो इंक्लूड होता है, अग्रेशन में लिए गए, कोई प्लानिंग की गई, अगर अग्रेसिवली कोई वायलेंस की बड़े लेवल पे, या फिर उसका एग्जीक्यूशन हुआ या फिर इनिशिएट भी हुआ, तो उसको जो है वो जो केसेस जो है वो इस कोर्ट में जो है वो सुने जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जुडिशियल डिवीजन, द ICCA इज कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंसी, जुडिशियल डिवीजन, प्री ट्रायल, ट्रायल एंड अपील चेम्बर्स, द ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर एंड रजिस्ट्री। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर, द प्रोसिक्यूटर करंटली करीम ए खान। ठीक है, ये याद रखना है, प्रोसिक्यूटर का नाम क्या है, करीम ए खान, एज ऑफ 2024 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग क्राइम्स अंडर ICC जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जो ये ए करीम खान जो है वो करीम खान जो है वो जो जुरिस्डिक्शन के अंडर जो क्राइम्स आते हैं उनको सुनते हैं ये। ठीक है, चेम्बर्स, द प्री ट्रायल, ट्रायल एंड अपील चेम्बर्स हैंडल केसेस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, चेम्बर ये इसका सारा पार्ट है। ठीक है, स्ट्रक्चर है ये इसका। अब ये ICC जो है वो, इसमें ये आर्टिकल क्या कहता है ICC के बारे में। ठीक है, तो यूक्रेन जो है उन्होंने ICC में ज्वाइन होने के लिए अपना एप्लीकेशन दिया है। ठीक है, क्यों दिया है अपना एप्लीकेशन? 2022 में देखा गया था, रशिया का इन्वेजन देखा गया था यूक्रेन पे, तो काफ़ी ह्यूमन लाइफ्स जो है वो लॉस हुई थी और भी बहुत सारा डैमेज हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हुई थी। तो उस ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन से बचने के लिए, अगर ऐसी कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो उसे कोई सुने, उसे जो है वो रेगुलेट करे। उस वजह से जो है यूक्रेन ने जो है ICC के पास अपना एप्लीकेशन दिया है कि उन्हें ज्वाइन होना है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्लाइंट रेफरल डिटेक्ट स्पूक्स ब्रोकर्स। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है क्या? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, जिस पे स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं। ठीक है, उस पे स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बाई सेल करते हैं हम। ठीक है, एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये पहला ऐसा पोर्टल था जिसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होती थी। ठीक है, जिसमें जो ऑटोमेटिक पोर्टल जिसे कह सकते हैं हम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था जो ऑफ़र करता है इजी ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ को। ठीक है, ये एक एस्टैब्लिश हुआ था 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था ये। ठीक है, जैसे आपने वो सीरीज़ देखी होगी 1993 स्कैम सीरीज़ देखी होगी हर्षद मेहता वाली, तो उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि पहले के वक्त 1992-93 से पहले जब ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ था ऑटोमेटेड जो है, उससे पहले कैसे स्टॉक्स वगैरह बोले जाते थे। एक बिल्डिंग होती थी स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक बिल्डिंग थी, उसमें जो है उसमें जाना पड़ता था, एजेंट्स जो है वो जाते थे, जैसे चिल्ला के ऐसे मांगने पड़ते थे स्टॉक्स। ठीक है, तो तभी वो मूवी बहुत अच्छा पिक्टोग्राफिक उसका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताती है। आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में।
The recent circular issued by National Stock Exchange has created significant concerns among brokers. ठीक है, अब recent एक सर्कुलर जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो एक सर्कुलर जो है वो भेजा है ब्रोकर्स के लिए, बहुत ज़्यादा कंसर्न पैदा हुआ है उस सर्कुलर से. अब ब्रोकर्स के लिए क्या कंसर्न है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ये बोला है कि जो अभी जो एडवाइज़र होगा, ठीक है, जो एडवाइज़र्स होंगे जो हमें बताएंगे कि एजेंट्स जो होते हैं जो बताते हैं कि ये स्टॉक ख़रीदना है, ये स्टॉक जो बेचना है, उसे उन्हें जो एक ऑथराइज्ड पर्सन का जो एक सर्टिफिकेट है वो उन्हें बेयर करना होगा. अगर उनके पास नहीं होगा तो वो नहीं कर सकते, ये वो इलीगल माना जाएगा. ऐसा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो है वो भी बोला है. ठीक है, विथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये जो सर्टिफिकेट है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही प्रोवाइड करेगी. ऑथराइज पर्सन की जो ये जो नाम है वो उनके पास होना चाहिए, उस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी ही जो एजेंट्स वगैरह या फिर ब्रोकर्स जो है उन्हें जो है वो मतलब जो स्टॉक्स होते हैं वो बता सकते हैं कि ये उठाना है, ये बेचना है. या फिर जो देखा जाता है कि डीमैट अकाउंट वगैरह भी जो है वो खुलवाते हैं ब्रोकर्स और एजेंट्स, तो वो भी ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास ऑथराइज पर्सन जो है उसका सर्टिफिकेट नहीं होगा. तो की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके. इम्पैक्ट ऑन ब्रोकर्स आर कंसर्न्ड बिकॉज कन्वर्टिंग referrals into APs is a complex process that requires additional compliances, registration and approvals. ठीक है, अब ब्रोकर के लिए ये थोड़ा सा कंसर्न है क्योंकि जो ब्रोकर्स हैं उनको APs में कन्वर्ट करने के लिए, ऑथराइज पर्सन्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, बहुत सारा रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है. इस वजह से थोड़ा कंसर्न है उनको. ठीक है, रेफरल प्रोग्राम्स discontinued. In response, several brokerage including prominent firms like Zerodha have halted their referral programs. जो रेफरल प्रोग्राम्स होते हैं वो उन्होंने ज़रोदा जो है एक ज़रोदा जो फर्म है उन्होंने अपना रेफरल प्रोग्राम जो है इससे ये डिसीजन के बाद जो रेफरल प्रोग्राम है उसे होल्ड पे रखा है अपने. और भी कुछ फर्म्स है जिन्होंने ये होल्ड पे रखा है. This is likely to impact the rapid growth in demat account observed in recent years as many new accounts were opened through such programs. ठीक है, बहुत सारे नए डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे थे, डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन हो रहे थे. एक इंसान जो है वो काफ़ी डीमैट अकाउंट बेयर कर सकता है, तो इस वजह से ये देखा जा रहा है. आगे बढ़ते हैं. रेगुलेटरी compliances. The move places an onus on brokers to ensure compliance with SEBI and exchange rules. ठीक है, ये जो डिसीजन जो NSE जो सर्कुलर जो है NSE ने जो है सर्कुलेट किया है उसका इंटरेस्ट जो है वो सेबी और एक्सचेंज रूल्स में जो है वो ज़्यादा है. ठीक है, विच माइट इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट एंड रिड्यूस इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट में जो है वो इंक्रीज दिखेगा और बिजनेस जो है उसमें जो रिड्यूस करेगा, उसके ईज को जो है वो रिड्यूस करेगा. द रिक्वायरमेंट ऑफ APs to be registered with single broker also limits the flexibility of the referrals previously and had to work with multiple brokers. इंडस्ट्री रिएक्शन. अब ये इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन था इस चीज़ के ऊपर. द सर्कुलर हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग इम्प्लीमेंटेड विदाउट प्रायर कंसल्टेशन विद ब्रोकर्स. ठीक है, पहले कंसल्ट क्यों नहीं किया ब्रोकर्स से, उस वजह से ये सर्कुलर जो है वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि पहले कंसल्ट करना चाहिए था, पहले एक थोड़ा सा वक्त देना चाहिए था ऐसी कोई अमेंडमेंट या फिर ऐसे कोई सर्कुलर के आने के बाद हम क्या करें उसके सोचने के लिए. ठीक है, नो ट्रांजिशन पीरियड हैज़ बिन प्रोवाइडेड. कोई ट्रांजिशन पीरियड प्रोवाइड नहीं किया गया. दिस एब्रप्ट चेंज इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव पर्टिकुलरली एडवर्स इफेक्ट ऑन न्यू एज ब्रोकरेज दैट रिलाई हैवी ऑन रेफरल्स फॉर कस्टमर्स. ठीक है, ये नई न्यू एज ब्रोकर्स जो है उन पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, जिनके पास जो है वो
ऑन रेफरल कस्टमर्स एक्विजिशन, ठीक है, उनके रेफरल कस्टमर्स एक्विजिशन के ऊपर ज़्यादा जो है इम्पैक्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के जो टॉपिक हमने डिस्कस किए उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, थोड़े। व्हेन वॉज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अभी पढ़ा, तो उसके बारे में बताना है कि वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1990, 92, 95, 2000, ठीक है। इसमें से बताना है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो जो पीछे जो टॉपिक पढ़ा हुआ होता है उसकी एक रिविजन हो जाती है, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द पावर टू सब क्लासीफाई शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन लाइज, ठीक है। इन चारों में से कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये बताया जाता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टेट करता है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट है उनका सब क्लासिफिकेशन हो, ठीक है। रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया होता है वो इन चारों में से कौन सा आर्टिकल बताता है, वो बताना है। आर्टिकल 15, 16, 341, 342, इन चारों में से कौन सा आर्टिकल है वो बताइए आप कमेंट सेक्शन में। व्हाट डज द टर्म सुयो मोटो रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी, ठीक है। सुयो मोटो के बारे में पढ़ा, क्या होता है अच्छे से बताया मैंने। नहीं समझ आया तो एक और बार फिर पीछे जाके जो है वो पढ़िए अच्छे से, इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अभी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के ऊपर सुयो मोटो जो है रिफॉर्म जो है वो लाया, सुयो मोटो एक्शन जो है वो ली गई है, तो आपको पढ़ना है, उसके लिए पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। A law enacted by parliament and action taken by court on its own initiative, a government policy decision, directive issued by president of India, ठीक है। इन चारों में से बताना है कि सुयो मोटो किसे रेफर करता है, ठीक है। इजी है, मीनिंग तो बताया था मैंने पीछे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, आज के आर्टिकल्स भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डिस्कशन भी अगर नहीं समझ आया तो एक और बार पीछे जाके देख लीजिए, ठीक है। आने वाले संडे का जो टेस्ट है वो ज़रूर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये UPPCS के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर धन्यवाद।